Hello friends, this is Karan and I welcome you all to Civils Manthan and GK Gurukul. So लूसेंट की जो हम पॉलिटी की सीरीज अभी कर रहे हैं उसमें नेक्स्ट जो आज हमारा है वो है चैप्टर नंबर 22 पार्लियामेंट्री टर्म्स, जिसको लक्ष्मीकांत में डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स भी बोला जाता है। इसमें सबसे पहला है क्वेश्चन आवर। जो क्वेश्चन आवर होता है वो सबसे पहला घंटा जो होता है पार्लियामेंट्री सिटिंग का जो स्लॉट होता है उसको क्वेश्चन आवर बोलते हैं, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि क्वेश्चन आवर से ही पार्लियामेंट के जो सेशंस है वो बिगिन होते हैं। इसमें क्या है, नॉर्मल जो मेंबर्स होते हैं वो मिनिस्टर्स को क्वेश्चंस करते हैं किसी भी पॉलिसी के रिलेटेड जो उन्होंने बनाई है, जो भी बिल लेके आ रहे हैं उसके रिलेटेड से। और इसके क्वेश्चन पूछने के भी आगे 2-3 तरीके हैं, वो इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट है स्टार्ड क्वेश्चन। स्टार्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि इसमें ना ओरली ही क्वेश्चन पूछा जाता है एंड ओरली ही उसको आंसर किया जाता है। ये आप याद रखना है, यूपीएससी काफी पहले जो पेपर थे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स, आज से काफी बोल सकते हैं 10-12 साल पुराने, तब पूछा हुआ है स्टार्ड एंड अनस्टार्ड। ये इजी है वैसे तो, लेकिन ये कंफ्यूजिंग इसीलिए लगते हैं क्योंकि अनस्टार्ड एंड स्टार्ड में दोनों के एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। समटाइम्स अनस्टार्ड वाला हम स्टार्ड में कर देते हैं एंड वाइस वर्सा। स्टार्ड क्वेश्चन में ओरली क्वेश्चन पूछा जाता है एंड ओरली ही उसका आंसर दिया जाता है एंड इसमें सप्लीमेंट्री जो क्वेश्चंस हैं वो भी नेक्स्ट पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब सप्लीमेंट्री का क्या है कि जब आपने किसी मिनिस्टर ने ओरली जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे दिया, उसके बाद में वो बंदा मेंबर जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उसी के रिलेटेड दोबारा से पूछ सकता है कि मतलब अच्छा फिर आगे क्या होगा, मतलब क्या पॉलिसी है, आगे आप कैसे इसमें डेवलपमेंट करेंगे, जो भी है, क्या बेनिफिट क्या नुकसान है, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। अनस्टार्ड क्वेश्चन इसके ऑपोजिट है। अनस्टार्ड में रिटन पूछा जाता है, रिटन ही इसको आंसर किया जाता है। अनस्टार्ड में रिटन आंसर किया जाता है एंड इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 days एडवांस नोटिस। ये गलत लिखा हुआ है, इसको आप काट देना। लूसेंट में ऐसा कुछ नहीं है, बस आप सिंपली ये याद रखना कि रिटन आंसर होता है एंड इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, अब कॉमन सी बात है, रिटन में आंसर है, फिर से क्वेश्चन पूछेंगे, फिर से वो रिटन में आंसर देंगे, तो फिर तो ये क्वेश्चन आर ही चलता रहेगा कितना कितना टाइम, सेशन तो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा एक्चुअल सेशन तो ऐसे इसको याद रखना। नेक्स्ट है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। इसको लेस देन 10 days एडवांस नोटिस देना पड़ता है। लेस देन 10 days एडवांस नोटिस, ये इसमें दिया नहीं है लेकिन यहाँ भी मेंशन है। 10 दिन पहले बताना पड़ता है इस नोटिस को लेके आने के लिए। फिर इसको भी ओरली पूछा जाता है, ओरली आंसर किया जाता है एंड इसमें फिर वही होगा कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसमें मेंबर्स जो अर्जेंट नेचर के क्वेश्चंस होते हैं या फिर कोई मैटर होता है जो इम्पोर्टेंट होता है, अर्जेंट होता है, उसके रिलेटेड मिनिस्टर्स को क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद में नेक्स्ट है जीरो आर। जीरो आर जो होता है वो ना ऐसा बोल सकते हैं कि इट्स इंडियन इनोवेशन। इंडियन इनोवेशन ऐसा क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये कहीं भी मेंशन नहीं है जो जीरो आर है, ना ही तो ये रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है, ना ही ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोसीजर्स हैं उसमें कहीं मेंशन है, ये कहीं भी मेंशन नहीं है। लेकिन ये हमारी इंडिया की अपनी इनोवेशन है, इससे हमने ये बना लिया है। इसमें भी विदाउट प्रायर नोटिस क्वेश्चन जो है अर्जेंट मैटर का वो रेज किया जाता है, लेकिन अर्जेंट भी हो सकता है, नहीं भी, लेकिन इसमें कोई प्रायर नोटिस नहीं दिया, इशू नहीं किया जाता। उसके बाद में नेक्स्ट है कट मोशन। कट मोशन का मतलब होता है कि जैसे बजट पास हो रहा है, नॉर्मल जो हमारा बजट है उसमें बहुत सारी ग्रांट्स पास होती हैं कि हम एजुकेशन के लिए इतना बजट रखे हैं, हम हेल्थ के लिए इतना रखे हैं, डिफेंस के लिए इतना, एम्प्लॉयमेंट के लिए इतना बजट है। उसमें ये बोल सकते हैं कि आप जो है इस पॉलिसी में या फिर इस बजट में आपको कम करनी, कटौती करनी होगी, आपको कम करना होगा। मतलब जो बजट आपने दे रखा है इस चीज के लिए वो ज्यादा दे रखा है। मतलब कि जो डिमांड है, जितना अमाउंट मांगा जाता है, जितनी डिमांड की जाती है, उसको बोला जाता है कि इसके लिए इसको कम करो, उसके लिए रिडक्शन सीख की जाती है, इसको बोलते हैं कट मोशन। नेक्स्ट है पॉलिसी कट मोशन। ये ऐसे लिखा हुआ है डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी कट ऐसे करके, ये सही नहीं लिखा हुआ, ये एक्चुअली ऐसे है पॉलिसी कट, उसके बाद मोशन। इसमें भी यही है, पॉलिसी कट मोशन का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा ये दबाव दे के बोला जाता है कि अपनी जो ये जाहिर किया जाता है कि ये पॉलिसी जो है वो हम इसके फेवर में नहीं है,
ये डिमांड जो है, ये पॉलिसी जो है, या फिर जो भी ये लेके आया जा रहा है बिल, इसके हम अगेंस्ट है, उसका डिसअप्रूवल जताया जाता है। मतलब बेसिकली इट एक्सप्रेसेस द डिसअप्रूवल ऑफ द हाउस। तो उसके लिए फिर बोला जाता है कि इसको रिड्यूस किया जाए, इसकी जो डिमांड है वो ₹1 कर दी जाए, मतलब इसको जो पैसा है वो इतना अलॉट किया जाए, इससे ज्यादा पैसे अलॉट नहीं होने चाहिए। अब ₹1 में सोचने वाली बात है, कोई भी काम नहीं होता आज के टाइम पे। तो मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि ये स्ट्रांगली पॉलिसी को डिसअप्रूव करने का एक तरीका है जो वो नहीं लाना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है इकोनॉमी कट। इकोनॉमी कट में मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट का तक जो रिडक्शन करने के लिए ये लाया जाता है कि इतने अमाउंट तक रिडक्शन कर दो। अगर 100 करोड़ का है तो मान लो 10 करोड़ का रिडक्शन कर दो, तो इसके लिए इसको बोलते हैं इकोनॉमी कट। उसके बाद में टोकन कट मोशन में क्या होता है कि किसी भी मिनिस्टर द्वारा डिमांड की गई जो वैल्यू है, डिमांड जितनी की जाती है कि हमें इतना पैसा चाहिए, उसकी अमाउंट को 100 रुपए तक घटाने के लिए लाया जाता है। और ये एक कोई पर्टिकुलर ग्रीवांसेस को टैकल करने के लिए लाया जाता है। मतलब कोई पर्टिकुलर समस्या को मेंबर सामने रखते हैं कि मतलब इसमें से इतना कम कर दो, क्योंकि फॉर एग्जांपल कि देश में इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो हमें थोड़ा उधर भी लगाना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ। तो थोड़ा इस तरफ से मतलब मान लो कि जिस चीज के लिए भी ये यहाँ से कट कर रहे हैं कि यहाँ से इस पॉलिसी से कट कर दो और थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ थोड़ा ज्यादा लगा दो, तो 100 रुपए यहाँ पे लगा देना चाहिए। ये किसी मैटर के लिए, मैटर को आगे रख के उसके लिए ही फिर ये ग्रीवांस किया जाता है। लेकिन ये स्पीकर डिसाइड करता है कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए या नहीं, मतलब कि मेंबर्स इसके ऊपर बोलना चाहिए, इसके ऊपर कोई सदस्य में पार्लियामेंट में या नहीं बोलना चाहिए। तो ये स्पीकर की डिस्क्रिशन होती है। आगे है एडजॉर्नमेंट मोशन। नेक्स्ट है एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन पार्लियामेंट में किसी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस जो नोटिस होता है वो प्रस्तुत करने के लिए या फिर पूरे पार्लियामेंट का ध्यान उसकी तरफ केंद्रित करने के लिए इसको प्रस्तुत किया जाता है। जैसे मान लो कि वुमेन सेफ्टी की बात है, अब हम बोलें कि कंट्री में बहुत ज्यादा रेप्स हो रहे हैं या फिर वुमेन जो है, लेडीज जो है वो सेफ नहीं फील करी, तो इसको लेके कोई ये अर्जेंट पब्लिक कोई इंपॉर्टेंस नोटिस हो गया, जब इसको प्रस्तुत किया जाता है तो इसको एडजॉर्नमेंट मोशन बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। एडजॉर्नमेंट मोशन काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें डिटेल में नहीं दिया। एक तो पहली बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में ये नहीं लेके आ सकते, और 50 मेंबर्स का इसके ऊपर सहमति होना जरूरी है। मतलब 50 मेंबर अगर इसको सपोर्ट करेंगे उसके बाद ही ये मेंबर में लेके आया जा सकता है, इसको पास माना जाएगा। फिर उसके बाद 2-3 पॉइंट्स और ये हैं कि ये मैटर जो है ना, इससे पहले ऐसा मैटर होना चाहिए जो पार्लियामेंट में इससे पहले उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई डिस्कशन नहीं हुआ है या फिर कोई बिल इस तरीके का नहीं बना है। दूसरा ये है कि ये इसमें एक ही इम्पॉर्टेंट मैटर कवर होना चाहिए। ये जो मोशन आएगा एडजॉर्नमेंट मोशन, ऐसे नहीं है 2-3 मैटर के बारे में बात करता हो। उसके बाद में ये है कि ये किसी क्वेश्चन जो प्रिविलेज का क्वेश्चन है उसको रेज नहीं करता होना चाहिए। ये 2-3 चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दी, आप ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन में ये होता है कि मेंबर्स जो हैं वो इस बिल को लेके आते हैं मिनिस्टर्स का किसी पर्टिकुलर अर्जेंट, यही होगा सेम है, अर्जेंट पब्लिक जो नोटिस हो गया उसकी तरफ ध्यान खींचने के लिए, उसको उनको बोलने के लिए कि भाई आप क्या कर रहे हो, अभी असम में इतना ज्यादा फ्लड आ गया है, मतलब कि आप उसके लिए कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनाते हो, या फिर कोई इस तरीके का बिल पास क्यों नहीं करते हो कि उसका जो लेवल है या फिर इंक्रोचमेंट है उसके आसपास लोगों के घर ना हो, सो दैट लोगों का इस तरीके से हर साल नुकसान ना हो। तो ये जो है जो टाइम पे हो रही हैं चीजें, अर्जेंट पब्लिक बोल सकते हैं इनको, तो इम्पोर्टेंट है, तो मेंबर्स ये इंट्रोड्यूस करते हैं मिनिस्टर्स का उस तरफ ध्यान लेके खींचने के लिए। नेक्स्ट है प्रिविलेज मोशन, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ये जो चीजें हैं ना ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं मैं आपको फटाफट से बताती जा रही हूँ। जैसे आगे हम देख लेते हैं ग्लूटिन मोशन। प्रिविलेज मोशन देखो ये होता है कि जब कोई मेंबर जो है या फिर मिनिस्टर जो है अपनी जो प्रिविलेजेस देगी है, हमने जैसे प्रिविलेज पहले पढ़ ली थी, प्रिविलेजेस किस किस को मिलती हैं। एक तो मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था कि एक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को मिलती हैं, भले वो राज्यसभा के मेंबर हो, भले वो लोकसभा के मेंबर हो, और साथ में किसको मिलती हैं, अटॉर्नी जनरल को। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है आपको।
तो जब किसी को लगे, किसी मिनिस्टर को या मेंबर को ऐसा लगे कि कोई मिनिस्टर अपनी प्रिविलेज का जो ओवर यूज कर रहा है या फिर प्रिविलेज का ब्रीच हो रहा है, तब वो प्रिविलेज मोशन लेके आ सकते हैं। उसके बाद में जैसे ग्लूटेन मोशन हो गया, ग्लूटेन मोशन में ऐसा होता है कि सारे पॉइंट्स को एक एक करके, बिल के सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस नहीं किया जा सकता। जब शॉर्ट ऑफ टाइम होता है तो चीजों को क्या करते हैं कि जैसे एक मैटर को, जो इंपॉर्टेंट मैटर है उसको डिस्कस कर लिया, उसके बीच में जो दो तीन उसी के साथ रिलेटेड मैटर्स हैं तो वो भी मेंट टू डिस्कस्ड माने जाते हैं एंड उनके ऊपर में डायरेक्टली वोट किया जाता है, बिना उनको डिस्कस किए वोट किया जाता है। ठीक है, ये आप देख लेना। उसके बाद में कोरम है। कोरम में ऑलरेडी बहुत डिटेल में आपको बताई थी कि कोरम कितना होना चाहिए, 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। इससे कम कोरम नहीं माना जाता, और इससे अगर कम कोरम हो तो उस केस में स्पीकर का डिस्क्रिशन हो जाता है कि स्पीकर बोले तो फिर वो सेशन को नहीं भी ले सकता कि कोरम से कम है अभी जो आज लोग प्रेजेंट हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर स्टेट एग्जाम में और यूपीएससी में प्रीवियस ईयर भी काफी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सो ये ध्यान में रखना है। देखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास किया जा सकता है, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में ये नहीं आ सकता। इसका अप्रूवल के लिए 50 मेंबर्स का इसको अडॉप्ट करना जरूरी है। अगर 50 मेंबर इसको अपनी अप्रूवल देते हैं तभी ये फिर उसके बाद में इंट्रोड्यूस किया जाता है। दूसरा ये देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना वो उतने टाइम तक ही अपनी जो मेजोरिटी है या फिर गवर्नमेंट है वो एंजॉय करते हैं, उतने टाइम तक ही दे स्टे इन द ऑफिस जब तक उनके पास वो एक कॉन्फिडेंस में रहते हैं। जब उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तब उनको रिजाइन करना पड़ता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए अगर कोई मेंबर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आता है तो उसको इसका रीजन नहीं बताना पड़ता कि क्यों ये पार्लियामेंट में लेके आया जा रहा है, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं बताना पड़ता। लेकिन एक बार अगर मूव हो गया, पास हो गया, तो इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। उसके बाद में ये मतलब मेनली क्यों लेके आ जाता है, गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए लेके आ जाता है कि क्या ये सब आपस में इनकी सहमति है भी या नहीं। जैसे अभी महाराष्ट्र में हो रहा है, तो महाराष्ट्र में ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, क्योंकि वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन ही हो गया एक तरीके से, भले पर्टिकुलरली बिल नहीं आया, आधे मेंबर इस तरफ चले गए, आधे उस तरफ चले गए, तो कॉन्फिडेंस में है ही नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी रन कर रही थी ठाकरे गवर्नमेंट, उनके कॉन्फिडेंस में सारे मेंबर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे ही नहीं, वो बट गए आपस में। तो जब तक वो कॉन्फिडेंस में है तभी गवर्नमेंट रन कर सकती है। जब वो गिर गई सरकार तो मतलब कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया उनका। नेक्स्ट है सेंसर मोशन। सेंसर मोशन भी सिर्फ लोकसभा में ही लेके आया जा सकता है, पास किया जा सकता है, लेकिन इसको अडॉप्ट करने का रीजन देना पड़ेगा। मतलब इसको अगर वो लेके इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो किस ग्राउंड पे लेके आ रहे हैं, किस बेसिस पे लेके आ रहे हैं मेंबर्स, तो उसका रीजन मेंशन करना पड़ेगा। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट ही मूव हो सकता है, ये एक इंडिविजुअल मिनिस्टर्स के अगेंस्ट भी मूव किया जा सकता है। और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इसका कोई रीजन नहीं बताना पड़ता। और ऐसा भी नहीं है कि अगर ये पास हो गया तो इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जनरली पॉलिसीज को, गवर्नमेंट की स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शंस को डिस्कस करने के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है। आगे है लेम डक सेशन। लेम डक सेशन ना एक बार यूपीएससी ने पूछ रखा है पहले, ये इसको अनइम्पॉर्टेंट मान के नहीं हम ध्यान देते इसके ऊपर। इसका मतलब ये होता है कि देखो, मान लो ना अभी 2024 में हमारे इलेक्शन होने हैं, ठीक है। जो 2024 में हमारी गवर्नमेंट बनेगी, अभी देखो जितने भी हमारा मेंबर्स है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनमें से कुछ मेंबर ऐसा भी हो सकता है कि दोबारा फिर से इलेक्ट होके आ जाएं। तो जब इसके बाद वाली 25 वाली गवर्नमेंट जो होगी, पार्लियामेंट जो होगी, उसका जो पहला सेशन होगा ना, उस सेशन से होने से पहले जब लास्ट टाइम ये 24 वाली जो गवर्नमेंट की पार्लियामेंट एक बार आखिरी बार मिलेगी, उसको बोला जाता है लेम डक सेशन। और इस आखिरी सेशन में सिर्फ वही मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं जो दोबारा इलेक्ट नहीं हुए। मान लो अभी मोदी जी के चांसेस ज्यादा हैं कि दोबारा आ जाएंगे, जैसे मोदी जी हो गए, राजनाथ हो गया, अमर सिंह हो गए, ये सब जो है मान लो दोबारा फिर से इलेक्ट हो गए, तो फिर जो 24 का लेम डक होगा ना, लास्ट सेशन होगा, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो वो सीधा 25 वाले फर्स्ट में आएंगे। जो हार जाएंगे वो इसमें लेम डक में पार्टिसिपेट करेंगे, उसको बोलते हैं लेम डक सेशन।
उसके बाद में सीधा हम लीडर ऑफ ओपोजिशन में चलते हैं, क्योंकि शैडो कैबिनेट जैसा हमारी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो यूके गवर्नमेंट में है कि कैबिनेट के ऊपर भी एक ओपोजिशन की अपनी गवर्नमेंट है, शैडो होती है, सॉरी शैडो कैबिनेट होती है, गवर्नमेंट नहीं। वो देखते हैं कि पॉलिसीज सही बन रही हैं या नहीं बन रही हैं, क्या काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, इस तरीके से एक चेक रखने के लिए उनके ऊपर होता है। उसके बाद में लीडर ऑफ ओपोजिशन है, तो लीडर ऑफ ओपोजिशन भी एक तरह से स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन इनको दी गई है, मतलब जो लोकसभा में या राज्यसभा में दोनों साइड जो ओपोजिशन का लीडर होता है उनको हम लीडर ऑफ ओपोजिशन बोलते हैं। बाकी ये आप देख सकते हो, ठीक है। आगे है फंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। फंड्स 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा होता है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तीसरा होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है? ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, ऑल लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद में जितने भी वेज एंड मीन्स ऑफ एडवांसेस हैं वो, उसके बाद में ट्रेजरी बिल जो है, ट्रेजरी बिल्स जो हैं वो भी किस में आते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आते हैं। और इसमें से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में अगर पैसा निकालना है तो इसके लिए ना एप्रोप्रिएशन बिल लाना होता है। ये बिल पहले लोकसभा अगर पास कर दे, फिर पहले राज्यसभा, लोकसभा अगर पास कर दे फिर राज्यसभा के पास जाता है, फिर अगर प्रेसिडेंट उसको सेंड दे देता है अपनी, उसके बाद में मनी विथड्रॉ कर लिया जाता है। मतलब कि विद अकॉर्डिंग विद द पार्लियामेंट्री लॉ ही ये यहां से मनी आ जा सकता है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे अलग से नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ से है जो वो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये पब्लिक अकाउंट है। पब्लिक अकाउंट्स में क्या होता है कि जैसे इट इंक्लूड्स द प्रोवाइडेड फंड डिपॉजिट्स, जुडिशरी डिपॉजिट्स, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, डिपार्टमेंट डिपॉजिट्स एंड रेमिटेंसेस, जितना बाहर से आ जा रहा है पैसा वो सब इसमें होता है। ये सिर्फ इसको निकालने के लिए एग्जीक्यूटिव एक्शन की ही जरूरत होती है। थ्रू एग्जीक्यूटिव एक्शन इसको निकाल सकते हैं। मतलब कि पार्लियामेंट्री लॉ के लिए जब बिल लाने की कोई जरूरत नहीं होती, इट नीड नॉट टू बी इन अकॉर्डेंस विद द पार्लियामेंट्री लॉ। आगे आ गया कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यहां से पॉइंट 3 का ये कंटिजेंसी फंड आ गया। ये किसी भी अर्जेंट अनफोर्सिन कंडीशन के लिए होता है, एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। अनफोर्सिन कंडीशन कौन सी होती है? जैसे अभी शाम में फ्लड्स हैं, तो फ्लड्स के लिए गवर्नमेंट को अभी अर्जेंटली पैसा भेजना पड़ेगा वहां पे, तो उनकी हेल्प के लिए। तो ये जो कंडीशन हो गई, जैसे कोई ऐसी कहीं भूकंप आ गया, वहां पे कोई हमें देना पड़ेगा, तो यहाँ पे करने के लिए, इसका एलोकेशन फंड का करने के लिए इसको कंटिजेंसी फंड बोलते हैं। इसको फाइनेंस सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटरी प्रेसिडेंट के बिहाफ पे पैसा निकलवा सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि देखो पहले पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। पहले आप पैसा, क्योंकि पहले तो इमरजेंसी है ना, ऑब्वियसली एकदम से फ्लड आ रहे हैं, कहीं पे भूकंप आ गया, तो हमें इमरजेंसी माली मदद, उनको पैसे की मदद भेजनी होगी उनको, तो पहले पैसा फाइनेंस सेक्रेटरी प्रेसिडेंट के कहने पे निकाल लेते हैं। उसके बाद में लेकिन वो एक जो प्रस्ताव बन जाता है उसके ऊपर पार्लियामेंट अपना अप्रूवल दे देती है। लेकिन पार्लियामेंट्री अप्रूवल जरूरी है, भले लेकिन बाद में दी जाए, वो ऐसा कुछ मतलब इसमें नहीं है। आगे है एक्सटेंशन ऑफ द पावर्स ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा की मतलब कि ऐसी कौन कौन सी पावर हैं जो सिर्फ इकलौती राज्यसभा के पास हैं, जो फिर ऐसी कौन कौन सी पावर हैं जो सिर्फ लोकसभा एंजॉय करता है। इसमें सबसे पहले आ गया कि जो बिल है, जो मनी बिल है, वो इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता राज्यसभा में, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब तक ये आपको रट गया होगा, क्योंकि बहुत बार इसी चैप्टर में बार बार ये पॉइंट आ रहा है, हमने बार बार पढ़ लिया है। उसके बाद में राज्यसभा के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो रिजेक्ट कर दे मनी बिल को या फिर अमेंड कर दे मनी बिल को। स्पीकर जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसी की ही सोल अथॉरिटी होती है, फाइनल अथॉरिटी होती है कि वो बिल को मनी बिल एज अ पास कर दे, मतलब बोल दे कि हाँ ये मनी बिल है, तो वही डिसाइड करता है। तो चेयरमैन की या वाइस चेयरमैन की इसमें कोई वो नहीं रहती है। उसके बाद में वोट ऑन एक्सपेंडिचर जो है, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है, डिमांड ऑन ग्रांट्स जो हैं, वो भी राज्यसभा सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान में रखना है, ये यूपीएससी पूछ चुकी है, ये आई थिंक 2015 वाले प्रीलिम्स में आया हुआ था।
कि क्या राज्यसभा इसके ऊपर वोट कर सकती है, राज्यसभा सिर्फ इसको डिस्कस कर सकती है। नेक्स्ट है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को, राज्यसभा को वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ज्वाइंट सीटिंग को भी प्रिजाइड करता है वो, जो जब डेडलॉक हो जाता है तो वो स्पीकर करता है, या डेप्यूटी स्पीकर करता है, या फिर डेप्यूटी चेयरमैन करता है, वाइस चेयरमैन नहीं करता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। और लेकिन जो राज्यसभा है उसके पास भी कुछ स्पेशल पावर्स हैं। राज्यसभा क्या है कि अगर उसको कोई न्यू ऑल इंडिया सर्विस बनानी हो, देखो राज्यसभा के पास ना दो तीन ही एक्स्ट्रा पावर्स हैं, वो दोनों तीनों आपको याद रखनी है, क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है कहीं ना कहीं से। ऑल इंडिया सर्विस अगर कोई न्यू क्रिएट करनी हो तो उसके लिए वो एक रेजोल्यूशन ला सकते हैं राज्यसभा वाले, राज्यसभा में इनिशिएट करके, जिसको वो 2/3 मेजोरिटी से अगर पास कर दें प्रेसिडेंट वोटिंग से, तो न्यू ऑल इंडिया सर्विस वो बना सकते हैं। उसके बाद में अगर किसी स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर कोई नया पार्लियामेंट ने कोई बिल बना लेके आना हो जो कि स्टेट सब्जेक्ट हो, ना ही वो कंकरेंट लिस्ट में हो, ना ही वो यूनियन लिस्ट में हो, तो उसके लिए भी राज्यसभा एक रेजोल्यूशन लेके आ सकती है, जिसको 2/3 ऑफ द मेजोरिटी से अगर प्रेसिडेंट वोटिंग से अगर पास हो जाता है, तो उस केस में फिर पार्लियामेंट भी स्टेट लिस्ट के ऊपर बना सकती है। मतलब स्टेट लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट का पूरा कंट्रोल रहता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आप ऐसे बोल सकते हो। तो आज का सेशन यहीं पे हम एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट्स पढ़ेंगे। तो होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अगर आप कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है, कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको अपने अकॉर्डिंग लग रहा है, तो आप प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।